अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर, उनकी अपील पर पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई ताकि काल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की जाए। पाकिस्तान भर की ताजिर बरादरी जो है उसने आज स्ट्राइक की और एक कामयाब स्ट्राइक की। वो कालेदम टीएलपी जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो बसों के शीशे तोड़ रहे हैं, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने जगह जगह धरने दिए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को चौक किया हुआ है। तो आज आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान कोई बहुत बड़े लीडर तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसे लग रहा था जैसे उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और आज बगैर कोई शीशा तोड़े, बगैर किसी दुकानदार को ज़बरदस्ती किए सारी ट्रेडर ने खुद ही अपनी दुकानें बंद कर दी। दूसरी तरफ अहम डेवलपमेंट ये थी कि आज प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम से खिताब किया और पूरी कौम को इत्तेमाद में लिया। इत्तेमाद में जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया उसमें उन्होंने एक तो बात ये की कि जनाब टीएलपी एक जमात जिसे जो कि टीएलपी कह रहे थे कि वो उसको ऐसे पेश कर रही थी चीज़ों को जैसे इन्हें अपने नबी से दीगर पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है। और सेकेंडली प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग जिस मकसद के लिए लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरी हुकूमत का मकसद वही है। दूसरी चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि जनाब उनका कहना था कि सफ़ीर को वापस भेजने से फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? यानी कि उनका ख्याल था कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजते हैं तो तब भी यूरोपियन ममालिक जो हैं वो ये गुस्ताखी करते रहेंगे, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो अब टेक ऑफ कर गई है, तो अगर फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजते हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट का बाइकआउट कर देगी और अल्टीमेटली लूज़र पाकिस्तान होगा। इनके फ्रांस का सफ़ीर निकालने से फ्रांस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना और जो भी फ़र्क पड़ेगा वो पाकिस्तान को पड़ेगा, इकोनॉमिकली पड़ेगा। हमारे जो इकोनॉमी है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। नाज़रीन, असल इशू ये नहीं है कि फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए थी। मेरे सवाल कुछ और हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब गवर्नमेंट टीएलपी के साथ, काल अदम टीएलपी के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रही थी कि वो फ्रांस के सफ़ीर को निकालेगी, तो उस वक़्त उनको ये चीज़ें उनके ज़हन में होनी चाहिए थी कि जनाब 3 महीने के बाद जब डेडलाइन ख़त्म होगी तो टीएलपी दोबारा खड़ी हो जाएगी, तो इसको कैसे हैंडल करना है और उसका पूरा मैकेनिज़्म गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इन्होंने 8 दिन पहले ही साद रिज़वी को गिरफ़्तार कर लिया और जिस तरीके से उसको उन्होंने सारी पार्टी को बैन किया, ये बड़ा अजीबो-गरीब तरीका था। और जो कल वाला जो तरीक़ाकार अपनाया गया, यानी कि वहाँ पर पुलिस को और रेंजर्स को वहाँ पे पहुँचा दिया गया, फिर फायरिंग का तबादला हुआ। मेरे ख़्याल से तो फायरिंग का तबादला नहीं बल्कि फायरिंग हुई, जिससे 3 यहाँ टीएलपी क्लेम करी कि 4 लोग उनके अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके साथ साथ जो पहले धरने हुए उनमें भी कोई 9 से 10 लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी जानें गईं। तो टोटल जो डेथ लॉस है अभी तक वो 13-14 तक चला गया। ये 13-14 भी किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के खावंद थे, ये भी इंसान थे। क्यों ऐसा हुआ कि इतने लोगों को जानें देनी पड़ी? इससे फ्रांस को क्या फ़र्क पड़ा? सबसे पहले जो चीज़ अहम है नाज़रीन, आज जैसा प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब कि हम वेस्ट को समझाएंगे, मैं 50 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, उनको ख़त लिखे हैं, उनसे हम बात करेंगे और हम वेस्ट पे प्रेशर डालेंगे कि जनाब वो ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमारे मज़हब की तौहीन हो। नाज़रीन, इससे पहले यही बात कश्मीर के हवाले से की गई थी और हमने देखा कि ओआईसी ने इवन कश्मीर पर ज़ुबानी खर्च जमा खर्च भी करने से इनकार कर दिया और कोई पाकिस्तान को किसी ने कोई ख़ास सपोर्ट नहीं दी कश्मीर के हवाले से। तो ओआईसी तो वैसे एक मुर्दा घोड़ा है। अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना होता तो अभी तक एक्शन ले लिया होता। मेरा मतलब 50 ममालिक में किसी एक ने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की ज़रूरत नहीं की। दूसरी तरफ मैं अभी ट्रेड वॉल्यूम देख रहा था फ्रांस का।
फ्रांस का टोटल जो फ्रांस की एक्सपोर्ट है वो 556 अरब डॉलर है, 556 अरब डॉलर। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फ्रांस से एक्सपोर्ट कर रहा है वो है 35 करोड़ डॉलर की। इनके 556 अरब डॉलर की उसकी टोटल ट्रेड है, वॉल्यूम है। और पाकिस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट है वो है 56 अरब डॉलर, इनकी उसकी टोटल एक्सपोर्ट का 1% भी नहीं बनता। इस तरह उसकी जो टोटल फ्रांस की इंपोर्ट है वो है 643 अरब डॉलर। पाकिस्तान जो वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है वो है 39 अरब डॉलर, 39 करोड़ डॉलर। तो कहाँ 643, कहाँ 39 करोड़ डॉलर। तो शायद हम 1% फ्रांस का जो टोटल ट्रेड है हम पाकिस्तान की उसके साथ ट्रेड जो है उसका 1% भी नहीं है। तो वो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम उसके साथ ट्रेड नहीं करते फ्रांस, और उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब वहाँ पर हमारी टेक्सटाइल की वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ बेतहाशा चीज़ें जा रही हैं, वो बंद हो जाएंगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन असल चीज़ इमरान खान साहब ये है, ये जो हुकूमत का रवैया है, जिस तरह से जितनी रौनक से जितनी बदमाशी से इस हुकूमत ने इस सारे इशू को डील किया है, इतराज़ इस चीज़ पर है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने बार बार बेतहाशा प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब अपने एडवाइज़र्स की तरफ देखें। आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद। शेख रशीद वो बंदा है जो लाल मस्जिद में जिसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और 2008 में लाल मस्जिद में इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसकी जो बेल थी वो रिजेक्ट हो गई थी, इसकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। इलेक्शन में 2008 के इलेक्शन में ये 2 सीटों से रावलपिंडी में लड़ा और दोनों सीटों से इसकी ज़मानत ज़ब्त हुई थी, तो इसलिए कि ये रावलपिंडी लाल मस्जिद जो थी उसका उसमें इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद फिर ये पीटीआई में पीटीआई के तल्ले मिनते करके पीटीआई के कैंप में आया। फिर 2013 का इलेक्शन पीटीआई की वजह से जीता, 2018 का इलेक्शन पीटीआई की वजह से जीता। और अब जितनी रौनक के साथ वो ये सारे इशू को डील कर रहा, मैं हैरान हूँ। यानी कि जब जिस दिन साद रिजवी को गिरफ़्तार किया गया, मैंने उस दिन पंजाब गवर्नमेंट के एक अहम आदमी से बात की। मैंने कहा जनाब क्यों आपने उसको गिरफ़्तार किया है? तो उन्होंने बड़ी रौनक के साथ मुझे जवाब दिया कि जनाब बात यह है कि हमने बड़ी उसके साथ मीटिंग्स की हैं। अब वो हम चाह रहे थे कि शेख रशीद से मीटिंग करें, तो उसने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, और वो अपनी सेकंड लेयर के साथ कह रहे थे मीटिंग कर लें। तो सर इससे पहले खादम रिजवी साहब जो थे वो भी इस तरह से डायरेक्ट मीटिंग नहीं किया करते थे हुकूमत के साथ, और सेकंड टेयर जो था उसके साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं हुकूमत के, बड़े कामयाब हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो तकरीर की, आज ये सारा कुछ होने के बाद जो तकरीर किया, उसको बैन कर दिया गया, लोगों की जानें गई, इमला को नुकसान पहुँचा। तो प्राइम मिनिस्टर यही तकरीर आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कर देते, उस वक्त कर देते जब एग्रीमेंट के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो उस वक्त 2 टोक जवाब देते कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम ये कुछ कर सकते हैं, हम करारदाद पास कर सकते हैं, हम इसको पार्लियामेंट में लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाला जा सकता। बाकी 50 ममालिक हैं, उन्होंने भी नहीं निकाला। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल देंगे तो शायद चीज़ों का हल हो जाएगा। कल फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालते हैं, कल फ्रांस फिर ये दोबारा करता है, फिर हम क्या करेंगे? मेरा मतलब कि हमारे पास फिर इससे ज़्यादा क्या होगा? हमें गुर्बत भी मिली, हमें हमारी बेरोज़गारी भी आई, हमने उसका सफ़ीर निकाल दिया, फ्रांस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, उन्होंने फिर यही हरकत की, तो फिर हम क्या करेंगे? मेरा सवाल है। तो फिर यही है ना कि यहाँ पर फिर यहीं जत्थेबाज निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत का काम होता है कि इनको वाइजली अक्लमंदी के साथ हैंडल करना। हुकूमत का ये काम था, शेख रशीद को ये रिपोर्ट देनी चाहिए थी, एजेंसीज को ये रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि साद रिजवी को गिरफ़्तार किया, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसका जो इम्पैक्ट आना था उन लोगों को पहले डील किया जाता, किस तरह से उनको हुकूमत को ये पता होना चाहिए था कि कितने लोग बाहर आ सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है, ये क्या कुछ कर सकते हैं, माजी में ये क्या कुछ करते रहे हैं। उसके बाद ये था कि कम अज़ कम कुछ तो इंगेज किया जाता। होना ये चाहिए था कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ये इशू पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में वहाँ पर डिस्कशन की जाती, पार्लियामेंट में इमरान खान साहब यही तकरीर करते, टीएलपी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर ये तकरीर करते, उनसे ये कहते कि भाई हम भी मुहिब वतन हैं, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हैं, हम भी हुर्मत रसूल के लिए किसी हद तक जा सकते हैं,
लेकिन इशू ये है कि ये करने से, अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से हमें कुछ नहीं होगा। और फ्रांस का तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ना। जिस मुल्क की 556 अरब डॉलर की ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ टोटल 35 करोड़ डॉलर की ट्रेड है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान अगर नहीं भी ट्रेड करता तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन कौम को तो इत्मीनान में लेते हैं। किसी भी एक्शन से पहले पार्लियामेंट को तो इत्मीनान में लेते हैं। पार्लियामेंट इसीलिए बनाई जाती है, पार्लियामेंट इसीलिए है कि यहाँ पर बड़े नेशनल इश्यूज पे डिबेट की जाए, और उस पर अपोजिशन जो थी वो भी खुल के सामने आती, उसका चेहरा भी नज़र आता है कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है, पे पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है, नून लीग कहाँ पर खड़ी हुई है। मैं नून लीग जिस तरह से, जिस बेपैदे का लोटा है, मैं हैरान रह गया हूँ। परसों राना सनाउल्लाह जो थे, वो उनकी स्टेटमेंट थी, ये टिकर्स चल रहे थे तमाम चैनल्स पर कि जनाब साद रिजवी जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, साद रिजवी जो है वो तो उसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है, और इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ किया हम इसको भूल नहीं सकते। आज 2 दिन के बाद वो टीएलपी के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, परसों वो उसके ख़िलाफ़ शुला बयानी कर रहे थे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कल मैंने वो सारी जगह देखी, वहाँ पर जितने भी वर्कर हैं उनके पास कोई असला नहीं है, निहत्ते हैं बेचारे, 18-20 साल के लड़के हैं, जज्बाती हैं। ज़ाहिर बात है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है जहाँ पर सारे लोग जज्बाती हुए हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मसला ये था, और सबसे अहम चीज़ ये है कि उन्होंने बैग बांधे हुए हैं, खाने पीने के लिए चने उनके पास हैं, उसके साथ साथ यकीन जाने कोई असला नहीं है, कोई असला नहीं है। उन पर रबड़ की गोलियां चलाई जा सकती थी, उनको हैंडल करने के लिए गर्म पानी वहाँ पे फेंका जा सकता था, उनको बैटन चार्ज किया जा सकता था। 100 तरीके थे, आज की दुनिया में 100 तरीके हैं हजूम को डिस्पर्स करने के। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्होंने सीधी गोलियाँ चला दी। 3-4 लोग जो है वहाँ पर जान से गए, उसके साथ साथ बेतहाशा लोग ज़ख्मी हुए। चले ज़ख्मी हो गए, कम से कम वहाँ पे एम्बुलेंस तो भेजें। क्या ये इसराइल में था ये इलाका? क्या ये फ्रांस में था ये इलाका? कि गवर्नमेंट ने ये भी गवारा नहीं किया, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारा खून है। अगर किसी को गोलियां लगी गई हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी जाती, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता, उसी टाइम मुज़ाकरात शुरू किए जाते, उसी टाइम माफ़ी मांगी जाती, उनको ट्रीटमेंट दिलवाई जाती। वो कल से बगैर ट्रीटमेंट के वहाँ पर तड़प रहे हैं, वहाँ पर बगैर ट्रीटमेंट के पड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ। इस तरह का गवर्नमेंट तो कहते हैं रियासत जो होती है वो तो माँ होती है, रियासत जो है वो अपने शहरियों को इस तरह से देखती है जिस तरह से माँ देखती है। ये कैसी रियासत है जो उनके पे गोलियां चला रही है, उनको मार रही है? इस रियासत को यही नहीं पता कि ये जो हम अमल करने जा रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आ सकता है, इस रिएक्शन को हमने हैंडल किस तरह से करना है, कोई असेसमेंट नहीं की गई। शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, जिस तरह जब तक शेख रशीद जैसे लोग आपके साथ हैं ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, यहाँ पर हालात ये हैं कि आपके मशीर आपके दुश्मन हैं। यहाँ पर पंजाब में आपकी जो गवर्नमेंट है उस्मान बुज़दार सरकार की, वो नाअहल है। यहाँ पर आधी कैबिनेट जो है वो तमाशा देखने वाली है, ब्यूरोक्रेसी नून लीग से मिली हुई है। मैंने जब मरियम नैब धावा वो बोल रही थी, मुझे तो उस वक्त भी ये डर लग रहा था कि कोई ऐसा फसाद ना हो जाए जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी नून की है। वो आज भी शहबाज शरीफ के लॉयल हैं। और मैं हैरान हूँ, मुझे एक अफसर ने बड़ी रौनक के साथ कहा कि जनाब ये सेकंड ईयर के लोगों को हमारे पास भेज देते और हमारे पास टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को जो सिखाया गया वो भी वही बातें कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर 2 लफ्ज़ हमदर्दी के बोलेंगे कि ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है, हमारे अपने लोग हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले लोग हैं, मासूम हैं, इनको इस तरह से ट्रेन किया गया, कोई बात नहीं है, हम इनको समझा बुझा लेंगे। समझाना बुझाना क्या था, अभी भी तो मुज़ाकरात हो ही रहे हैं। आज भी इस वक्त भी कोट लखपत जेल में जो है वो एक हुकूमती टीम गई हुई है, वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और लग रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएंगे। टीएलपी को बहाल भी हो सकता है कर दिया जाए, उनसे पर्चे भी वापस ले लिए जाएँ। लेकिन वो लोग जो शहीद हुए, वो बच्चे जो शहीद हुए, वो नफरत जो लोगों के अंदर आई इस हुकूमत के ख़िलाफ़, उसका अज़ाला कैसे किया जाएगा? आज की जो स्ट्राइक थी
उस लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें बंद थीं। लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें आज खुली नहीं हैं। आज हाई कोर्ट बंद था, आज ट्रांसपोर्ट सारी बंद थी। लाहौर में, पूरे पंजाब में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, आज फैसलाबाद में, आज सारी जगह पे टोटल कारोबार बंद था। आज तो किसी ने किसी लोगों को फोर्स नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लोग खुद इस इशू पर लोग खुश नहीं हैं हुकूमत से, इसीलिए आज उन्होंने स्ट्राइक की है। वो मार्केटें जिनके हेड पीटीआई के सदूर हैं, वो मार्केटें जिनके सदूर पीटीआई से ताल्लुक है, वो मार्केटें भी बंद थी। नून लीग की मार्केटें भी बंद थी। सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जिन जिन की मार्केटों के सदूर हैं, सब ने बंद की। उसमें उस सदूर का कोई रोला नहीं था। असल इशू ये था कि ताजर गए ही नहीं। आज उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है, हुकूमत के इस कदम के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है। इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है, अभी टाइम नहीं गुजरा, अभी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अपने मशीर बदलें। ये शेख रशीद जैसे लोगों से जान छुड़वाएं, आज़म खान जैसे लोगों से जान छुड़वाएं। पंजाब में बेहतर ब्यूरोक्रेसी लेके आएँ। अगर आपने उस मामलतदार को नहीं बदलना तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को बदलें, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लेके आएँ। वो लोग जो आपकी पार्टी के साथ लॉयल हों, वो लोग जो न्यूट्रल हों, उनको लेके आएँ। ये जो नून लीग के, मैं एक एक सेक्रेटरी के बारे में जानता हूँ, एक एक सेक्रेटरी का पूरा शजरा निकाल के आपके सामने रख दूंगा कि कौन सा सेक्रेटरी किस किस तरह से शहबाज शरीफ के साथ कनेक्टेड है, कौन कौन सा सेक्रेटरी, कौन कौन सा अफसर किस तरह से उसके नून लीग के साथ ताल्लुकात हैं, किस तरह से वो नून लीग की डिक्टेट्स पे काम कर रहा है। यही वजह है कि चाहे चीनी का इशू हो, चाहे महंगाई का इशू हो, चाहे रोज़गार का इशू हो, चाहे गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े मनसूबे हैं उनका इशू हो, आज तक किसी पे अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी नहीं अमल दरामद होने देगी। आपकी काबीना में ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो आपके साथ हैं या नून लीग के साथ हैं या फिर वो फिर पार्टी के साथ हैं। तो खान साहब, ज़रा एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द देखें। टाइम गुजर जाता है, वापस नहीं आता। बेहतर है कि आज आप अपनी काबीना को देखें, अफसरान को देखें और सख्त फैसले करें। कम से कम शेख रशीद जो है, इस सारे एपिसोड का ज़िम्मेदार शेख रशीद है, कम उसको तो अब इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये इंटीरियर मिनिस्टर रहा तो यकीन जानिए कि पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो भी ख़तरे में है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।